गुड मॉर्निंग बच्चों एवं मेरे साथीगण। मैं पुनः आज एनसीईआरटी कक्षा 7वीं हमारा पर्यावरण अध्याय 4 को लेकर के आया हूँ। और जो भी बच्चे एवं मेरे साथीगण मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें और साथ ही साथ बेल की आइकन की घंटी को दबा दें, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में आप सभी को स्वागत करते हुए इस कक्षा को शुरू करता हूं, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वो जेपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या जेएसएससी हो। तो आइए हम लोग इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो अध्याय 4 में टॉपिक दिया गया है वायु। क्या दिया गया है? वायु। तो हम लोग सबसे पहले वायुमंडल किसे कहेंगे उसको सबसे पहले जानेंगे। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ये हमारी जो पृथ्वी है, इसको थोड़ा इस प्रकार से भी समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ये क्या है? पृथ्वी है। इसके चारों ओर वायु के एक चादर से घिरी हुई है। वायु के एक चादर से घिरी हुई है, तो इसी को क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। समझ पाए? अब हम लोग देखेंगे वायु के कुछ विशेषताएं वायुमंडल के। तो दूसरा नंबर में है वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों की हानिकारक प्रभावों से हमें रक्षा करती है। अब इसमें जो है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो मुख्य गैसें हैं। कौन कौन? मुख्य रूप से एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन है। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके बारे में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और अन्य सभी गैसें। यहाँ दिया गया है हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ एक देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं? इस प्रकार लिख करके एक बॉक्स में एनसीईआरटी वाले ने कुछ ज्ञान देने का प्रयास किया है, उसको हम लोग देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है, सूर्य से आने वाली किरण को पृथ्वी से वापस जाने से रोकती है, जिससे क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं किस गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस
ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या हो रहा है, वर्तमान समय में CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो है पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बारे में नीचे बताया गया है। इससे क्या क्या समस्या होगा वो भी बताने का प्रयास किया गया है। तो समस्या यहाँ देख सकते हैं, जल स्तर में वृद्धि होगा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और द्वीप समूह भी डूब सकते हैं और इसके फलस्वरूप पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं और कई लुप्त हो चुके भी हैं। तो हम लोग को प्रयास करना है CO2 को कम उत्सर्जित करना है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। 4 नंबर में दिया गया है, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाली जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग करते हैं अपना भोजन बनाने में, और वो पौधे क्या होते हैं, अपना विकास और वृद्धि दोनों करते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। 5वां नंबर में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। सबसे अधिक गैस कौन है, नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरी गैस ऑक्सीजन है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। सांस किससे लेते हैं, ऑक्सीजन से। और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ पे बहुत बेहतर बात बताने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे 6ठा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम लोगों के द्वारा छोड़ी गई जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों की बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, देखिए यहाँ पे बता रहा है, कोयला तथा खनिज तेल इत्यादि ईंधनों के जलाने से बिगड़ जाता है। वह वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन, यह आयतन होगा, पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु में परिवर्तन या प्रभावित कर रही है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। तो हमारा वायुमंडल है बच्चों, जिसको 5 परतों में विभाजित किया गया है। कितने परतों में, मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया गया है। और पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। कहाँ से, पृथ्वी की सतह से। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे इन 5 परतों को। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग देखते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितना है, 13 किलोमीटर है। और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल से।
इस परत में वर्षा, कोहरा और मौसम में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इस परत को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। पृथ्वी हमारा इस प्रकार से है। तो यहाँ क्या है, इक्वेटर है, विषुवत है। अब विषुवत रेखा से कितना है, 18 किलोमीटर तक है, 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों से मात्र कितना है, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो इन दोनों को जोड़ करके एक औसत दूरी माना गया है, जो कितना है, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे समताप मंडल। किसको देखेंगे, समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। कितना है, 50 किलोमीटर, सॉरी गाइज, 50 किलोमीटर है। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है और इसी मंडल में ओजोन गैसें या परतें पाई जाती है। और ये ओजोन गैस जो है सूर्य द्वारा आने वाली हानिकारक किरणें को हमारी रक्षा करती है, गैसों से हमें रक्षा करती है। अब हम देखेंगे मध्यमंडल। मध्यमंडल का लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसी मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं। ये यहाँ से सीटेट 2021 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया था कि कौन से मंडल में अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं। तो मध्यमंडल इसका उत्तर सही था। तो सीटेट 2021 में जो एग्ज़ाम अभी हाल में हुआ, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाह्य वायुमंडल। इस वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और रेडियो संचार करने के लिए यही मंडल उपयोगी है। पूछा जा सकता है कि रेडियो संचार के लिए कौन सी मंडल उपयोगी है, तो वो आयन मंडल होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे बहिर्मंडल। कौन सी मंडल, बहिर्मंडल। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है जिसमें हल्के गैस हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। इसको हम थोड़ा, जो एनसीईआरटी ने एक चित्र दिया है उसके सहारे से देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्षोभ मंडल है। क्या है, क्षोभ मंडल। यहाँ क्षोभ सीमा है जिसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है। कितना है, 1.5 किलोमीटर। उसके बाद है समताप मंडल, जहाँ पे जहाज, ये एरोप्लेन वगैरह, क्या कहिए कि जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं। उसके बाद है समताप मंडल और ये मध्य मंडल। ये कौन सी मंडल है, मध्य मंडल, जो बीचों बीच में होने के कारण मध्य मंडल इसको कहा गया। उसके बाद है बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की, देखिए मौसम का थोड़ा बतलाया गया है, परिभाषा या मौसम किसे कहते हैं उसके बारे में। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता है। क्या है, नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है।
ये जलवायु और मौसम के बारे में बताया गया है। तापमान अब हम किसे कहेंगे उसके बारे में बताया गया है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहेंगे? तापमान कहेंगे। अब हम थोड़ा तापमान के बारे में देख लेते हैं। तापमान को मापने का मानक इकाई क्या है? मानक इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका भी नाम थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इस पर 0 डिग्री यदि जल का तापमान हो गया तो वो जम जाएगा एवं 100 डिग्री पर क्या होता है? उबलता है। यदि पानी को उबालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर उसको गर्म करना होगा। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी वाले ने बहुत ही खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया है। आतपन जिसको इंग्लिश में आइसोलेशन और इसको सूर्यताप भी कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा टफ भाषा का प्रयोग किया है, टफ शब्द का प्रयोग किया है, जो कि यदि आप नहीं समझेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो आतपन को इंग्लिश में आइसोलेशन भी कहते हैं और सूर्यताप भी कहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहेंगे? आतपन या आइसोलेशन या सूर्यताप कहलाती है। यहाँ से भी सी टेट वाले ने 2021 में प्रश्न सीधा डाले हैं कि आतपन निम्न में से किससे संबंधित है? उसमें सौर ऊर्जा दिया हुआ है और 3 कुछ अलग बातें दिए हुए थे, तो इसको भी देख लेना है। आतपन या आइसोलेशन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। दिन के समय देखिए, ये भी वर्ड जो है थोड़ा सा टफ है। ऐसा फेट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है और उसके अगल बगल वाले एरिया को गर्म करता है। क्या करता है? गर्म करता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेती है, जिससे नगरों का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे वायुदाब। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर वायु भार के द्वारा वातावरण, यहाँ ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वातावरण द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। किसके द्वारा? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार वातावरण द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहेंगे? वायु दाब कहेंगे। वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायु दाब तेजी से घटता है। तेजी से क्या है? घटता है या गिरता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब जो है सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, जबकि पर्वतों के चोटियों पर वायु दाब कम होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ये जहाँ पे वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठेंगे वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है। निम्न दाब वाले
निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वायु वाले क्षेत्र का क्या होता है, ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है, भारी होती है। भारी वायु निम्न जनित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उस दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से, वायु सदैव जो है उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे उच्च दाब है, यहाँ पे क्या है, उच्च दाब है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है उच्च दाब वाले क्षेत्र है और यहाँ निम्न दाब वाले क्षेत्र है। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ की वायु जो है गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जा रही है। तो यहाँ पर उच्च दाब अर्थात हल्की वायु, भारी वायु जो है यहाँ से इस ओर क्या करेगी, बहेगी, मतलब गमन करेगी। उसी के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा इस प्रकार का प्रयोग किया है चित्रों के माध्यम से। तापमापी जो है वो तापमान को मापता है। तापमापी जो है तापमान को मापता है, जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर के माध्यम से तापमान को मापते हैं। वायु दाब मापी वायु दाब को मापती है। वायु दाब जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर। अब वर्षा मापी यंत्र के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापते हैं, जिसे इंग्लिश में रेन गेज कहते हैं, रेन गेज। अब चौथा है वात दिग्दर्शी, मतलब पवन को, दिशा को मापने वाले यंत्र को हिंदी में क्या कहेंगे, वात दिग्दर्शी, और इंग्लिश में विंड वैन, जिससे हम वायु की दिशा को मापते हैं। अब पवन, तो पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र, अब हम पवन किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। वायु की गति को क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। और ये पवनें क्यों चलती है, वायु दाब के कारण। एक यहाँ पे चित्र दिया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र है और कौन निम्न वायु दाब के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा जिसे डोलड्रम भी कहते हैं, ये क्या है, निम्न वायु दाब के क्षेत्र हैं। और ये उच्च वायु दाब के क्षेत्र हैं, जिसे हॉर्स अक्षांश या अश्व अक्षांश के भी नाम से जाने जाते हैं। इसका कहानी जो है बहुत लंबी है। एक नाविक थे, उन्होंने क्या अपना नाव में घोड़ों को लेकर के आ रहे थे और सॉरी गाइस, हुआ क्या कि वो उच्च दाब के कारण उसका नाव डूबने लगा था, जिसके कारण घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ा था, जिसके कारण इस अक्षांश को हॉर्स या अश्व अक्षांश के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है, देखिए कि आप ध्रुवों की ओर क्या है, उच्च अक्षांश है। तो यहाँ से ये अधो ध्रुवीय निम्न क्षेत्र की ओर, निम्न दाब की ओर क्या पवनें चल रही है। उसी प्रकार यहाँ पे सनातन पछुआ पवन भी चल रही है।
और ये पूरा की पूरा एक वायु दाब पेटियां को बतलाता है। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उसको अब हम देखते हैं। पहला है अस्थाई पवन। पहला क्या है? अस्थाई पवन। ये कि इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। यह वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है। अस्थाई पवनें का क्या विशेषता है? वर्ष भर एक निश्चित दिशा में क्या करती है? चलती है। अब हम देखते हैं मौसमी पवन। यह पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा को क्या करती है? बदलती है। जैसे मानसूनी पवनें, भारत में मानसूनी पवनें। अब हम देखते हैं स्थानीय पवनें। क्या? स्थानीय पवनें। यह पवन ने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष में या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थलीय और समुद्रीय समीर जैसे। और शुष्क ऋतु में, शुष्क एवं गर्मी के ऋतु में लू चलना क्या है? स्थानीय पवन है। समुद्री समीर वो क्या होता है? स्थलीय समीर और समुद्री समीर। वो स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर जो हवाएं आती है उसे हम स्थलीय समीर कहते हैं, और स्थल से समुद्र की ओर जो हवाएं चलती है उसे समुद्री समीर कहते हैं। अब हम देखेंगे आर्द्रता। जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर के क्या होगा? यहाँ वाष्पित, सुधार लीजिएगा, वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहेंगे? जलवाष्प कहेंगे। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसे हम आर्द्र दिन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे आर्द्र दिन कहेंगे। और जलवाष्प जब ऊपर उठता है और यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्या होना? ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे का निर्माण करती है या बनती है। जब जल के बूंद जो है इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैरना मुश्किल हो जाता है, तब यह वर्षण के रूप में नीचे गिरती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण को ही वर्षा कहते हैं। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा को भी 3 प्रकार के वर्गों में या 3 प्रकार के होते हैं। तो संवहनीय वर्षा, पहला कौन सी वर्षा है? संवहनीय वर्षा, तीसरा पर्वतीय वर्षा, और चौथा चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है एनसीईआरटी वालों ने कि चक्रवाती वर्षा जहाँ पे गर्म वायु और जहाँ ठंडा वायु आकर के मिलती है तो वहाँ चक्रवातीय वर्षा होगा। और दूसरा है पर्वतीय वर्षा। तो गर्म या आर्द्र वायु जब नमी के साथ पहाड़ की ऊंचाई की ओर जाती है तो वो संघनन हो जाती है। वो संघनन होकर के पर्वत के ढाल में वर्षा कराते हैं, उसे हम पर्वतीय वर्षा कहेंगे। उसके बाद है संवहनीय वर्षा। क्या है? संवहनीय वर्षा। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर समुद्री एरिया में क्या होता है, जल का जो है वो अधिक तापमान की वजह से गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है और वो संघनन होकर के वर्षा कराती है। उसे हम कौन सी वर्षा कहेंगे? संवहनीय वर्षा कहेंगे। अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको देखेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है वायुमंडल क्या है, जिसको मैं बता चुका हूँ। इसको आप लोग देख सकते हैं, उत्तर भी दे सकते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है, इसे भी मैं बता चुका हूँ। वायुमंडल में कौन सी गैस को हरितगृह गैस के रूप में यह प्रभाव पैदा करती है, उसके बारे में बताया गया है। मौसम किसे कहते हैं, इसको मैं बता चुका हूँ। वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, वो भी बता चुका हूँ। इसको आप लोग बना सकते हैं। वायु दाब क्या है, उसे मैं भी बता चुका हूँ। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर में। तो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो साथियों, मैं बता चुका हूँ कि हमें ओजोन गैस, कौन सी गैस, ओजोन गैस बचाती है। ख नंबर में वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो शुरुआती दौर में ही हम बता चुके हैं कि क्षोभ मंडल को सबसे महत्वपूर्ण परत माना गया है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, मतलब कि इसमें बादल नहीं है, तो समताप मंडल होगा। कौन सी मंडल होगा, समताप मंडल होगा। उसके बाद वायु की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा। यहाँ पे देखिए मिलान करने वाली प्रश्न है। क्या है, मिलान करने वाली प्रश्न है। तो पहला है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें क्या है, स्थानीय पवन है, अस्थाई पवन है। व्यापारिक पवनें अस्थाई पवन है, अस्थाई क्या है, पवन है। अब लू जो है, जिसको हम देख चुके हैं लू के बारे में। लू क्या है, ये स्थानीय पवन है। उसके बाद है मानसून। मानसून क्या है, एक मौसमी पवन है। मानसून क्या है, एक मौसमी पवन है। अब पवन, चौथा है पवन। तो पवन जो है, यहाँ पे एनसीईआरटी वाले को लिखना चाहिए वायु। क्या लिखना चाहिए, वायु। तो वायु की क्षैतिज गति है। क्या है, क्षैतिज गति। तो इसे भी देखने की आवश्यकता है। तो मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे अवश्य शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने कीमती वक्त निकाल करके इस वीडियो को पूरा देखा।